अब हम लोग अरेस्ट ऑफ वारंट के विषय में आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे चैप्टर 4-6 में ये ऑलरेडी बतलाया गया है कि किसी भी कोर्ट में यदि एक्यूज्ड पर्सन्स को अपीयरेंसेस कराना होगा तो दो प्रकार से आपको अपीयरेंसेस करा सकता है, एक तो सम्मन के द्वारा और एक वारंट के द्वारा। तो सम्मन वाला प्रोसेस तो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले जो वीडियोस था उसमें पढ़ लिया। अब वारंट वाले प्रोसेस से किस तरीके से कंपेल करके किसी भी पर्सन्स को कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं वो देखना है। तो चैप्टर 6 जो है वो कंपेलिंग करता है किस तरीके से, किस प्रकार से कोर्ट में पर्सन्स को अपीयर कराया जा सकता है। तो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो मजिस्ट्रेट इशू करती है, ठीक है। और ये ऑथराइज किसको करती है, तो नॉर्मली पुलिस ऑफिसर्स को ऑथराइज करती है कि वो उस पर्सन्स को, ठीक है, अरेस्ट करके, फोर्सली अरेस्ट करके और कोर्ट में डेट पर जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगा उसमें वो प्रेजेंस करें, ठीक है। लेकिन अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो वारंट ऑफ अरेस्ट का एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा वन बाय वन, ठीक है। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले सेक्शन 72 पर चलते हैं। ठीक है, सेक्शन 72 से स्टार्ट होता है कि फॉर्म ऑफ वारंट किस तरीके का होता है और उसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो 72 यही बतलाता है कि फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट और ड्यूरेशन के विषय में सेक्शन 2 डिफाइन करेगा। तो सेक्शन 2 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय ए कोर्ट shall be in writing and signed by the presiding officers of such court and shall bear the seal of the court, ठीक है। तो ये जो अरेस्ट ऑफ वारंट है, जैसे सम्मन का फॉर्म था उस तरीके से एक अरेस्ट ऑफ वारंट है, और वो इशू कौन करता है, तो कोर्ट इशू करती है, कोई भी कोर्ट हो सकता है वो, ठीक है। वो आपको सिविल जज का भी कोर्ट हो सकता है, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी हो सकता है, सीजीएम भी हो सकता है, एडीजी भी हो सकता है, एएसजी भी हो सकता है, कोई भी कोर्ट, कोर्ट का मतलब कोई भी कोर्ट, ठीक है। तो जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट भी है, वो भी इशू कर सकता है। तो इसमें कोई भी कोर्ट इशू कर सकती है और वो सिग्नेचर्ड होंगे, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहने का मतलब कि जो भी कोर्ट की अथॉरिटी होती है ना, उसके द्वारा वो सिग्नेचर किया रहता है और कोर्ट का अपना सील मारा होता है कि किस कोर्ट के द्वारा ये इशू किया जा रहा है। उसके बाद इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो जब एक बार वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो गया, ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन अरेस्ट नहीं हो जाता है या उसको वारंट ऑफ अरेस्ट को कैंसिल नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तब तक वो एग्जीक्यूटेबल होगा, ठीक है। तो इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है कि 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए रहता है या 6 महीने के लिए रहता है। ये जब तक एक्यूज्ड पर्सन जिसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है या तो वो नहीं पकड़ा जाता है या कोर्ट उस वारंट को कैंसिल नहीं कर देती है, तब तक वो वैलिड होता है, तब तक एग्जीक्यूटेबल होता है। तो एवरी सच वारंट रिमेन इन फोर्स until the cancellation by the court which is issued it or until it is executed, मतलब जिसके लिए निकला गया है उसको वारंट, जिस पर्सन्स के लिए वारंट निकला हुआ है उसको अरेस्ट नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो एग्जीक्यूटेड, तब तक वो वैलिड होता है। अब आगे देखते हैं। आगे ये भी कहता है कि इट मस्ट शो द पर्सन टू हुम द ऑथोरिटी टू अरेस्ट हैज़ बीन गिवन। वो ये भी बतलाता है कि किस पर्सन्स के द्वारा अरेस्ट होगा। तो नॉर्मली मैंने अभी बतलाया कि आपको नॉर्मली क्या होता है, पुलिस ऑफिसर्स ही इसको एग्जीक्यूट करती है, लेकिन यदि कोर्ट चाहे तो किसी को भी ये ऑथराइज कर सकती है। आगे के सेक्शंस में इसके विषय में डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो आगे का सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 74 वारंट टू हुम डायरेक्टेड। किसको डायरेक्ट किया जाता है कि आप पकड़ करके
उस एक्यूज्ड पर्सन को लेके आओ। तो ए वारंट इज नॉर्मली डायरेक्टेड टू वन और द मोर पुलिस ऑफिसर्स, बट इफ नेसेसरी कोर्ट में डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन और पर्सन्स। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्ट कर सकती है कि वारंट एग्जीक्यूट कराइए जिसके के लिए निकला हुआ है, या फिर यदि कोर्ट को लगता है कि किसी अदर पर्सन्स को भी कर सकते हैं तो वो किसी भी एक पर्सन या पर्सन्स का मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन्स को भी एग्जीक्यूट करने का आदेश दे सकती है। नेक्स्ट 75 नंबर्स, सेक्शन 75 क्या कहता है? वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब ये किस किस पर्सन्स के लिए निकलता है? ठीक है, वारंट किस किस पर्सन्स के लिए एग्जीक्यूट वारंट इशू कराया जा सकता है? तो सीजीएम या जीएम फर्स्ट क्लास में डायरेक्टेड टू एनी पर्सन हिज लोकल जुरिडिक्शंस फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप कॉन्विक्टेड proclaimed offender or any person who is accused of non-bailable offense or is invited arrest। ठीक है, तो सीजीएम या जीएम फर्स्ट क्लास, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हैं या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हैं। ठीक है, तो सीजीएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये जो एस्केप कर गए हैं, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड थे और भाग गए हैं, उसको वारंट इशू कर सकते हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा जिसको ये सम्मन इशू हो चुका है और पब्लिकेशन भी हो चुका है और वो प्रेजेंस नहीं हो रहे हैं, तो उसके के खिलाफ जो होगा वारंट इशू कर सकते हैं। और जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, तो उसके खिलाफ वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन्स अरेस्ट होने के लिए वो भाग रहे हैं, ठीक है, अरेस्ट नहीं हो रहे हैं और कोर्ट में अपीयर भी नहीं हो रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा सम्मन के बाद का जो प्रोसेस होता है, सम्मन इशू होने के बाद भी यदि सम्मन केसों में सम्मन होने के बाद भी पर्सन्स अपीयर नहीं होता है तो बेलेबल वारंट और उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में भी आगे के सेक्शंस में उस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो उस प्रोसेस में भी ये वारंट इशू हो जाता है। ठीक है, तो वारंट किस किस के अगेंस्ट इशू हो सकता है? तो सेक्शन 75 इस चीज़ को डिफाइन करता है। नेक्स्ट कहता है इट में इंक्लूड द डायरेक्टेड दैट इफ द पर्सन अंडर वारंट एग्जीक्यूटेड द बॉन्ड और गिव सिक्योरिटी ऑफ हिज असिस्टेंट इन कोर्ट अटेंडेंस इन कोर्ट ही शैल बी रिलीज्ड और वारंट विथ सच ए डायरेक्शन इज कॉल्ड एज बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। तो उसको रिलीज कैसे किया जा सकता है? बेलेबल वारंट यदि निकला हुआ है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है? उसको एग्जीक्यूट बॉन्ड, बेल एंड बॉन्ड जो होता है ना, ठीक है, तो बेल एंड बॉन्ड नहीं, सिर्फ इसमें बॉन्ड, तो एग्जीक्यूट ए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी, ठीक है, और उसे सिक्योरिटी मांग लेती है, ठीक है, कोर्ट, और उसको रिलीज कर देती है, सिक्योरिटी मांग करके रिलीज कर देती है कोर्ट कि आप जा सकते हैं और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर आना पड़ेगा। तो जो भी सिक्योरिटी होता है यदि वो फिर से रफू चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है, नहीं प्रेजेंस होगा, तो सिक्योरिटी को जवाबदेही देना पड़ेगा। सिक्योरिटी इसीलिए ली जाती है कोर्ट में कि वो सिक्योरिटी फिर उस पर्सन्स को बुलाएगा। ठीक है, अब इसमें अरेस्ट ऑफ वारंट में क्लियरली ऑफेंसेस के विषय में स्पेसिफाई किया जाता है। इट मस्ट बी क्लियरिफाई, जो धाराएं लगी हुई होती है, जो सेक्शंस लगी होते हैं जिसके कारण आपके ऊपर वारंट इशू हुआ है, तो उस सेक्शन को स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाता है इसमें। ठीक है, अब इशू ऑफ प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, जो चैप्टर 17 में दिया हुआ। तो वारंट किस किस परिस्थितियों में होता है? जब कोर्ट में अपीयरेंसेस कराना है तो दो चीज़ें होती है, एक सम्मन होता है और एक वारंट होता है जिसके द्वारा कोर्ट में आपको कंपेल किया जाता है प्रेजेंस होने के लिए। ठीक है, अब तो वारंट, एक तो आपको बेलेबल वारंट में जब गिरफ्तार करने की आदेश नहीं होती है, गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है पुलिस ऑफिसर्स को, तो वैसी परिस्थितियों में वो मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर के वारंट इशू करा करके गिरफ्तार कर सकता है किसी पर्सन को बेलेबल में। ठीक है, नॉन बेलेबल में तो ऑलरेडी गिरफ्तार कर ही सकता है और वैसी परिस्थितियों में कोर्ट भी
वारंट इशू कर सकती है यदि वैसा होगा तो। अब जब वारंट केस होगा तो भी वारंट इशू कर देती है कोर्ट, ठीक है। और सेकंड क्या होता है कि सम्मन केसेस जो होते हैं उसमें यदि सम्मन पर पर्सन्स रिस्पोंडेंट यदि प्रेजेंस नहीं हो रहा है तो वैसी परिस्थितियों में वो वारंट इशू कर देती है, ठीक है, कि अब वारंट के द्वारा फोर्सली उसको अपीयर कराया जा सके। तो ये सब प्रक्रिया है कोर्ट में प्रेजेंस होने के लिए। तो सम्मन केसेस में पहले तो सम्मन इशू करती हैं 2 बार 3 बार, उसके बाद वारंट भी इशू कर दिया जाता है, ठीक है। सम्मन इशू होने के बावजूद भी यदि प्रेजेंस नहीं हो रहा है तो वारंट इशू किया जाता है उसमें, ठीक है। तो अब वारंट केस में भी वारंट इशू किया जाता है, ठीक है। अब लेकिन वारंट केस में ये चीज़ें भी है, ठीक, कि वारंट ने इशू करके सम्मन भी इशू कर सकती है कोर्ट, ठीक। तो कोई ऐसा कोई मतलब उस मजिस्ट्रेट के ऊपर कोई ये नहीं है कि वो वारंट ही इशू करेगी। तो सेक्शन 77 में यही प्रोसेस बताया गया है कि मजिस्ट्रेट यदि चाहे तो वारंट केसेस में भी सम्मन इशू कर सकती है। और सम्मन केस में तो सम्मन ऑलरेडी इशू करती ही है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि सम्मन केसेस में भी वो वारंट इशू कर सकती है। वैसे उसको लगता है कि यदि सम्मन में मैं इशू करूँगा तो वो सफिशिएंट ग्राउंड उनको नज़र आता है कि वो सम्मन इशू करने के बाद वो भाग जाएगा या कुछ भी होगा या प्रेजेंस नहीं होगा या कुछ अदर चीज़ें होंगी, तो वैसी स्थिति में सम्मन केसेस पर भी वारंट इशू कर सकती है। तो इतना इनको इनहेरेंट पावर दिया गया है कि वो सम्मन केसेस में भी वारंट इशू कर सकती हैं, और वारंट केसेस में तो वारंट होता ही है, वारंट केसेस में सम्मन भी इशू कर सकती है। अब वारंट और सम्मन को सर्व कराने का जो तरीका है वो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी आप उसको सर्व कराया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी सर्व कराया जाता है। अब आगे हम लोग इसको प्रोसेस वारंट पढ़ लिया, ठीक है, और इशूइंग पढ़ लिया। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट कराएंगे, उसके विषय में सेक्शन पढ़ेंगे। और कोई कन्विक्टेड इंसान पे यदि फाइन हो और वो फाइन रिकवर कराना हो तो वैसी स्थिति में भी वारंट इशू हो जाता है। तो उस सेक्शन को भी पढ़ने की ज़रूरत है कि वहाँ पर किस तरीके से वारंट इशू होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिंग ऑफ वारंट और वारंट बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन, ये 2 टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है।